जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे चुंबक यानी मैग्नेट के बारे में। तो बेसिकली पहले आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो होगा किन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 10 या 12 में हैं, तो ये आपके फिजिक्स में भी मैग्नेट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर और भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वहाँ से मैग्नेट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो बेसिकली मैग्नेट का ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम लोग जनरेटर वगैरह के बारे में समझेंगे। हालांकि इस यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ मोटर वगैरह के बारे में और चुंबक के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जनरेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एसी बिजली, डीसी बिजली, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर बता दें तो ये वीडियो जो रेलवे की नई वैकेंसीज़ आई हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, टेक्नीशियन की हो, तो बेसिकली उस लिहाज से ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि रेलवे एग्ज़ाम के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो ये। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबक क्या है। तो चुंबक दरअसल एक पदार्थ है जो क्या करता है कि लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। यानी इसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, चुंबक के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है कि लोहा और साथ ही साथ लोहा से बनी हुई जो भी धातुएं होती है या फिर पदार्थ कह सकते जो होते हैं, उनको क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है या आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। अगर हम बात करें चुंबकत्व तो क्या है, तो चुंबक के अंदर यानी चुंबक जो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जिस गुण से वो अपनी ओर आकर्षित करेगा उस गुण को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो वो टीचर एक सपोज दैट चुंबक है। अब मान लीजिए कि जैसे उस बहुत बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, उसका पढ़ाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही अच्छी है। तो जो बच्चे हैं उसकी टेक्निक को सुन कर के हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ वो खिंचे आएंगे। यानी वो कहेंगे यार वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हमें हर चीज़ मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि वो जो टीचर है वो एक प्रकार का मैग्नेट है। अब उसके अंदर जो गुण है, जिस गुण से बच्चे उसकी ओर आकर्षित कर हो रहे हैं, दरअसल उस गुण को हम लोग टैलेंट बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट, टेक्निक अच्छी है, पढ़ाने की, बच्चों को अच्छा समझा ले रहा है। ठीक उसी तरह चुंबक के अंदर भी ऐसे ही गुण होते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो क्या करते हैं कि वो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं। तो उसी गुण को दरअसल मैग्नेटिज्म कहते हैं या फिर चुंबकत्व कहते हैं। अगर हम बात करें अब चुंबक के प्रकार की, तो चुंबक बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। अगर बात करें प्राकृतिक चुंबक तो ये कम शक्तिशाली होता है, अर्थात ये किसी भी चीज़ को खींचता है तो उतने पावर से नहीं खींच पाता है जितना कि कृत्रिम चुंबक जितनी पावर से खींचेगा। तो ये कम शक्तिशाली होता है, ये अधिक शक्तिशाली होता है। अगर बात करें कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये पाया कहाँ से जाता है, तो बेसिकली इसको माइन यानी जो खान होती हैं, पहाड़ों या चट्टानों की जो खुदाई वगैरह होती है, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो उसी में से चुंबक को भी प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें प्राकृतिक चुंबक में तो इसमें का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटाइट के पत्थर। तो मैग्नेटाइट के जो पत्थर हैं वो प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण हैं। इसमें आप जैसे समझ सकते हैं लोहे का ऑक्साइड Fe3O4। तो इसको ध्यान देना है कि प्राकृतिक चुंबक में मैग्नेटाइट का पत्थर या फिर लोहे का ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, और ये इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। अगर बात करें कृत्रिम चुंबक में, तो कृत्रिम चुंबक में आपके क्षण चुंबक आते हैं, नाल चुंबक आता है, चुंबकीय सुई आता है और चुंबकीय नाल आता है। अगर बात करें कि जो कृत्रिम चुंबक होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण बेसिकली लोहा, कोबाल्ट और स्टील यानी इस्पात, इन तीनों को मिलाकर कृत्रिम चुंबक का निर्माण होता है। अच्छा, प्राकृतिक चुंबक की अगर बात करें परिभाषा की, तो ये दरअसल प्रकृति में पाया जाता है, इसको मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक की बात करें तो ये दरअसल मानव कलाकारी द्वारा अर्थात इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब अगर बात करें कृत्रिम चुंबक के, देखिए प्राकृतिक चुंबक का कोई प्रकार नहीं, जबकि बात करें कृत्रिम चुंबक तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक, और अस्थायी का अगला नाम विद्युत चुंबक भी होता है। अब समझते हैं स्थायी चुंबक क्या होता है। तो स्थायी चुंबक ऐसा चुंबक होता है जो क्या करता है अपने अंदर का चुंबकीय गुण कभी ख़त्म ही ना करे, अर्थात उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म का गुण है वो हमेशा बरकरार बना रहे, तो ऐसे चुंबक को हम लोग स्थायी चुंबक कहते हैं। अगर बात करें अस्थायी या विद्युत चुंबक, दरअसल विद्युत चुंबक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अस्थायी चुंबक का निर्माण दरअसल विद्युत अर्थात बिजली के द्वारा होता है, इसलिए इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं।
तो अस्थायी चुंबक की परिभाषा ये है कि ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण जो है यानी मैग्नेटिज्म जो है वो हमेशा बना ना रहे, कुछ समय बाद क्या हो कि ख़त्म हो जाए, तो ऐसे चुंबक को हम लोग अस्थायी या टेम्परेरी चुंबक कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे चुंबक के ध्रुव। तो जैसे मान लीजिए, पहले आपको समझाता हूँ चुंबक का ध्रुव, इसकी परिभाषा क्या है। तो चुंबक के दोनों सिरों अर्थात किनारों के निकट वे बिंदु या वे स्थान जिन पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, ये एक सपोज दैट चुंबक है, ठीक है। तो आप कभी भी किसी लोहे वगैरह की चीज़ को अगर चुंबक के पास लाएंगे, तो अगर इसके बीच में लाएंगे यानी यहाँ कहीं या यहाँ फिर या कहीं यहाँ या फिर यहाँ कहीं, तो आप देखेंगे कि इधर क्या होगा, उतना आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जैसे आप चुंबक के इस किनारे लाइए या इस किनारे लाइए, तो आप देखेंगे इनकी तुलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा। तो दरअसल चुंबक के किनारे, दोनों किनारों इधर भी और इधर भी, चुंबक के किनारों पर जिस स्थान पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है, या फिर कह सकते हैं जिस स्थान पर लोहे को बहुत ही तेज़ी से आकर्षित किया जाता है या आकर्षित होता है, उसी स्थान को दरअसल चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और आपको बता दें कि चुंबक में बेसिकली दो ध्रुव होते हैं, एक को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और एक को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब किसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, किसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबक है, तो आप इसको क्या करिए, एक डोरी से बांध कर, ये एक डोरी ले लीजिए, इसको बांध कर लटका दीजिए। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब किसी चुंबक को डोरी से बांध कर आप लटकाएंगे, तो आप देखेंगे वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो जो चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर जाएगा वो दरअसल उत्तरी ध्रुव होगा, और जो सिरा चुंबक का दक्षिण की ओर जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एन से प्रदर्शित करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को एस से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करने का कारण है नॉर्थ, एस से प्रदर्शित करने का कारण है साउथ। तो इतनी बातें उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे चुंबक के गुण। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो चुंबक की बात करें अगर ध्रुवों पर, ध्रुवों का मतलब किनारों पर, तो वहाँ पे चुंबकत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, तथा मध्य की बात करें मध्य में कम होता है, और सबसे ठीक मध्य की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल चुंबकत्व का गुण शून्य होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चुंबक है, तो चुंबक के किनारों पर आप देखेंगे तो यहाँ पे चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। अगर हल्का सा आप बीच में इधर कहीं आएंगे या इधर कहीं आएंगे, तो चुंबकीय गुण क्या होगा, कम होगा। और अगर बात करें इसके ठीक बीच में आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर लोहा वगैरह किसी चीज़ को लाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे आकर्षण ही नहीं होगा, वो तुरंत लोहा को खींच के इधर लेके आएगा। अर्थात यहाँ पे जो चुंबकत्व वाला गुण है वो है ही नहीं। तो वही इसका कहने का मतलब है। अब बात करें कि दूसरा पॉइंट तो इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो चुंबक को समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक चुंबक ये है, दूसरा चुंबक ये है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास पास लाएं, या फिर इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव और इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास पास लाएं, तो देखेंगे इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव और इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव, या फिर इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव और इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव यानी विपरीत ध्रुवों को अगर पास में लाते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो वही लिखा है कि किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित और दूर भगाते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरे पॉइंट पर बात करें तो इसमें कह रहा है कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर ध्रुव अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं, और प्रत्येक भाग में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चुंबक है, आपने इसको क्या किया, इसका उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, आपने बीच में इसको तोड़ दिया, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये इधर आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अकेला उत्तरी रहेगा, इधर दक्षिणी। तुरंत क्या होगा, इधर उत्तरी था तो तुरंत इधर दक्षिणी बन जाएगा, और इधर दक्षिणी था तो तुरंत क्या होगा, इधर उत्तरी बन जाएगा। तो वही इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चुंबक को दो टुकड़ों में या दो से अधिक टुकड़ों में आप तोड़ देते हैं, तो पुनः उसमें नए ध्रुव का निर्माण हो जाता है, अर्थात वो एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा ये है कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र यानी जगह जहाँ तक उसका प्रभाव या असर देखा जा सकता है, उसी क्षेत्र को हम लोग
चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी N है और ये क्या है, S है। तो आप देखते हैं कि जो चुंबक होता है इसके जैसे इसका एक कुछ एरिया बनता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चुंबक है, आपने क्या किया, एक लोहा लिया और लोहा को यहाँ पे आपने रखा, तो आप देखेंगे कि ये जो चुंबक है इस लोहे को बिल्कुल भी अपनी ओर खींचेगा नहीं। लेकिन जैसे इस लोहे को आप अगर पास लाते गए, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको जैसे ही रखें, तो तुरंत आपके हाथों में एक ऐसा फील होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे इस लोहे को कोई क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चुंबक है इससे कुछ दूरी पर क्या हो रहा है, इसका एक एरिया डिसाइड हो रहा है कि अगर इस एरिया के अंदर कोई भी लोहे या लोहे से संबंधित कोई चीज़ आएगी तो ये चुंबक क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो वही उसका दरअसल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह एरिया यानी वह जगह जहाँ तक इस चुंबक का असर या प्रभाव देखा जा सकता है, या फिर उतने एरिया तक वो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसी एरिया को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर प्रति एकांक लंबाई के चालक तार में प्रति एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें जितना बल लगता है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं क्या करूं, 1 मीटर लंबा कोई वायर रखूं जिसकी लंबाई एकांक हो, एकांक का मतलब 1 मीटर हो, और उसमें 1 ही एम्पियर की धारा भी प्रवाहित करें, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस चालक तार पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो इस बल का जितना मान होगा उसी मान को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान देना, यहाँ से 100% प्रश्न जरूर आपसे पूछेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान देना, इसको बेसिकली B से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि होती है। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका एक मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर और एक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो ये WB का मतलब वेबर है, ठीक है, N न्यूटन है, A एम्पियर है, M मीटर है। तो ये ध्यान देना, मात्रकों को स्पेशली आपको ध्यान देना है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बेसिकली V से प्रदर्शित करते हैं और ये न्यूटन बटे एम्पियर होता है इसका मात्रक, और एक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। अभी मैंने बात की, जैसे सपोज दैट ये चुंबक होता है, चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो हमने बताया कि चुंबक के कुछ एरिया, यानी चुंबक से कुछ दूरी पर क्या होता है, उसका एक एरिया बनता है, और उस एरिया में अगर कोई भी पदार्थ आता है, लोहे से संबंधित, तो उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपसे प्रश्न करना है कि एरिया बनता कैसे है। तो दरअसल एरिया इस ऐसे बनता है कि चुंबक से क्या होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। एक्चुअली में दिखती नहीं, इसलिए इसको हम काल्पनिक बोल रहे हैं। इसमें से क्या होता है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ऐसे ही क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये क्या करती है, चुंबक से निकलती, N ध्रुव से निकल के S ध्रुव में जाती हैं, और ये चुंबक से जितनी दूरी तक फैलती हैं, ये चुंबक से जितने दूर तक एरिया में ये फैलती हैं, दरअसल उतने एरिया को ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं को पढ़ना है। चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा में आप ऐसे कहेंगे, चुंबक के N ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएँ कहते हैं। और वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा है कि यही जो होती चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के चारों ओर जितनी जगह तक फैलती हैं उतनी दूर तक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। वही मैंने भी बताया। अब बात करें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की, तो इसमें पहला गुण ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव, चुंबक के बाहर की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तथा चुंबक के भीतर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चुंबक के बाहर की बात करें, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं, S में जाती हैं। अब S में जब एंट्री करते हैं फिर वो S से फिर N की ओर आती हैं। तो चुंबक के भीतर S to N आती हैं, जबकि चुंबक के बाहर की बात करें तो N to S जाती हैं। ठीक है। फिर अगला इसमें है कि दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय जो बल रेखाएँ होती हैं बंद वक्र में चलती हैं। वक्र का मतलब होता है घुमाव या मुड़ाव कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे ये सपोज दैट चुंबक है N ध्रुव
एस ध्रुव। तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ये क्या करती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड करके बनाया है, तो यहाँ पे दरअसल डॉटेड नहीं होता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद रहती हैं, यानी इनके बीच में कहीं भी टूटा नहीं रहता, ब्रेक नहीं रहता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बंद वक्र में चलती हैं। अगला है कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, कई चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, कोई एक नहीं, हज़ारों करोड़ों निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखाएं निकली ऐसे और एक इधर निकली थी, ये नहीं कि मतलब ये वाले चुंबकीय बल रेखाएं इनके ऊपर से जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे एक और बता दूं, यहाँ से एक चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो ये ऐसे होते हुए ऐसे आएगी। ये नहीं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं इन दोनों को कचरते हुए खनरते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट है कि इसमें चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि बात करें ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, अर्थात वहाँ का चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें चुंबक के पास यहाँ कहीं, तो यहाँ पे चुंबकीय बल, जो चुंबकीय गुण होता है वो सबसे अधिक होता है चुंबक के पास, लेकिन चुंबक से थोड़ा दूर जाने पर क्या होता है, चुंबकीय गुण कम होने लगता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ पे चुंबकीय गुण सबसे ज़्यादा होता है, माना जाता है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा पास पास हैं, और जहाँ पे चुंबकीय गुण सबसे कम देखा जाता है वहाँ पे माना जाता है चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चुंबक के ज़्यादा पास आप किसी भी चीज़ को लाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत आकर्षण तीव्र होगा, अर्थात वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं। और चुंबक से दूर जाने पर क्या होता है, वहाँ पे चुंबकत्व वाला गुण कम होने लगता है, अर्थात वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती। अगर मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, कहीं भी देखा गया कि ये परस्पर क्या है, समांतर, समांतर का मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर प्रत्येक जगह पे हैं और बराबर हैं, ठीक है, समांतर और बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हालांकि इससे पहले विद्युत धारा चैप्टर में मैंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तापीय नहीं है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा के कारण चुंबक का असर, अर्थात चुंबक का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी घटना को या इसी क्रिया को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा इसका यही है कि किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा के द्वारा चुंबकत्व का गुण देखा जाए, इसी घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इस बात की पुष्टि एक ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक थे। देखिए कक्षा 12 की बुक में ओस्टर्ड लिखा है, जबकि कक्षा 10 की बुक में आर स्टर्ड लिखा है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ओस्टर्ड, इसमें से पूछ सकता है कि विद्युत के द्वारा चुंबक का निर्माण हो सकता है, ये ऐसा कथन किसने बताया था। तो उसमें आपके ओस्टर्ड आ सकते हैं, फैराडे आ सकते हैं, ओम आ सकते हैं, कुलाम आ सकते हैं। तो ध्यान देना, ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि विद्युत के द्वारा, अर्थात बिजली के द्वारा चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करें कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा ज्ञात करने के नियम थे। जैसे भी मैंने बताया, ओस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई तार है, अगर इसमें से करंट को प्रवाहित किया जाए तो ये देखा जाता है कि इस तार के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबक वाला गुण देखने को मिलता है। तो अगर इसके चारों तरफ चुंबक वाला गुण देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी उत्तरी ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा, और यहाँ से भी क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं निकल कर उत्तरी से निकल कर दक्षिण की ओर जाएंगी। तो अगर मान लीजिए इसकी दिशा में पता करना है, जैसे भी हमने इसमें चुंबक वाले में पता किया कि भाई उसमें उत्तरी कौन है, दक्षिणी कौन है, तो उसको क्या करेंगे, लटका देंगे। जो उत्तर की दिशा में ठहरेगा वो उत्तरी है, जो दक्षिण की दिशा में ठहरेगा वो दक्षिणी है। तो इससे पता चल जाएगा कि उत्तरी ये है, तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल कर उधर जा रही हैं। अगर उसी तरह तार की बात करें तो अगर इसमें करंट को प्रवाहित करें तो ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो अगर इसमें हमें पता करना है कि इधर इसमें चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जा रही हैं, तो इसको पता करने के लिए 3 नियम हैं। पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेचमापी का नियम या पेंच का नियम, और अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। हालांकि दाएं हाथ के हथेली का नियम एक और भी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 नियम हैं जो क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि अगर किसी चालक तार के अंदर
धारा प्रवाहित करते हैं, अगर वो चुंबक वाला गुण दिखाता है तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती हैं, उसको पता करने के लिए हम लोग इन नियमों का उपयोग करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या विद्युत से चुंबक का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल। आपने देखा हो, जैसे मान लीजिए खंभे का जो वायर होता है, आपके बिजली के खंभे का वायर, लोग अक्सर कहते हैं कि वायर के पास मत जाया करिए। होता क्या है कि अगर उसको ज़्यादा करीब हम चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि बिजली उसमें क्या करती है, उसको आकर्षित करके चिपका लेती है, फिर छोड़ती नहीं जल्दी। तो दरअसल जब किसी भी तार के अंदर करंट फ्लो करती है ना, तो ओस्टर ने ही बताया था कि उसके चारों तरफ क्या होने लगता है उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, अर्थात चुंबक वाला गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण की आइए परिभाषा को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो इससे कुछ दूरी पर क्या होगा, एक एरिया बनेगा। ठीक है, और इसी एरिया में अगर कोई पदार्थ आएगा तो वो क्या करेगा, इसकी ओर आकर्षित होगा। तो चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ये कि अगर मान लीजिए किसी, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में लोहा या लोहे से संबंधित किसी भी पदार्थ को अगर आप रख दीजिए, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि देखा जाएगा कि इस पदार्थ के अंदर भी चुंबक वाला गुण आ जाएगा, अर्थात इसके अंदर भी चुंबक वाला नेचर आ जाएगा। तो इसी क्रिया को या इसी घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सिटी के हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप गांव के हैं, फिर उसके बाद आप क्या कि गांव छोड़कर आप शहर में चले गए। तो शहर का जैसा रहन सहन होगा, जैसे वहाँ की बोली भाषा होगी, जैसे वहाँ का खान पान होगा, फिर वैसे ही आपको ढलना पड़ता है उसमें, फिर आप उसी तरह उसमें चेंज हो जाते हैं। यानी आपने गांव में कैसा रहन सहन आपने रखा, वो उसको आप फिर भूल जाते, फिर आप शहर वाला रहन सहन आप सीख लेते हो। तो कहने का मतलब ये कि जिस माहौल में आप रहते हैं, उसी माहौल में फिर आप क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ढल जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी कहने का मतलब है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर लोहा लोहे से संबंधित किसी भी पदार्थ को अगर आप रखते हैं, तो कुछ देर बाद ये देखा जाता है कि उसके अंदर भी चुंबकत्व वाला गुण आ जाता है। तो भले भी ये चुंबक नहीं था पहले, लेकिन बाद में चुंबकत्व वाला गुण इसके अंदर आ जाता है। तो इसी घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबक की परिभाषा से नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत यानी विद्युत, बिजली, चुंबक मतलब चुंबक। तो ऐसा चुंबक जिसका निर्माण क्या होता है, विद्युत अर्थात बिजली के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये समझना है कि निर्माण कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई पदार्थ है, लोहा लोहे से संबंधित कोई पदार्थ है, इसमें आप क्या करिए, किसी भी वायर को आप इसमें लपेट दीजिए, ऐसे इसके चारों तरफ वायर को लपेट कर इसमें क्या करिए, आप करंट को प्रवाहित कर दीजिए, यानी धारा को प्रवाहित कर देंगे। तो अभी मैंने बताया कि ओस्टर ने बताया था कि अगर किसी तार के अंदर करंट का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ क्या होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी धारा प्रवाहित होगा, तो इसमें भी क्या होगा, चारों तरफ इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में ये लोहा वाला पदार्थ रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ समय बाद क्या होगा, इसके अंदर भी चुंबकत्व वाला गुण आ जाएगा, अर्थात ये भी एक चुंबक बन जाएगा। तो यहाँ पे दरअसल इस जो ये लोहा या लोहे से संबंधित जो पदार्थ रखा था, इसमें जो चुंबकत्व वाला गुण आया, दरअसल ये बिजली के द्वारा आया, इसलिए इस चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। और इसी चुंबक का नाम दरअसल अस्थायी चुंबक भी होता है, अभी मैंने बताया था। अस्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक इसके अंदर चुंबकीय गुण रहता है, और जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होना बंद होता है तो चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबक का ज़्यादातर निर्माण किससे होता है, तो विद्युत चुंबक का निर्माण नर्म लोहे से ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर करंट का प्रवाह बंद कर देंगे तो चुंबकत्व वाला गुण समाप्त हो जाता है। जबकि अगर बात करें, अगर हम स्टील में अगर ऐसा करेंगे तो स्टील में क्या होता है कि अगर जैसे उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है ना, तो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं है कि मतलब चुंबकत्व वाला गुण आ जाए तो फिर हमें ख़त्म ही नहीं करना है, हमें तुरंत ही ख़त्म करना है, क्योंकि भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब आइए कुछ इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबक का पहला गुण ये है कि ये अधिक शक्तिशाली चुंबक होता है, यानी सभी चुंबकों की तुलना में विद्युत चुंबक सबसे पावरफुल होता है। विद्युत चुंबक का ही अगला नाम अस्थायी चुंबक होता है। अगला है कि इसमें विद्युत चुंबक की शक्ति कुंडली में फेरों की संख्या परिवर्तित करके बदल सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने फेरों की संख्या लगाई है, तो अगर हम चाहते हैं कि और शक्तिशाली चुंबक बने तो इसमें फेरों की संख्या आप क्या करिए, और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और ज़्यादा बढ़ाने से चुंबकीय बल रेखाएं और मजबूत होंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र और मजबूत होगा। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा उतना चुंबकत्व वाला गुण इसके अंदर ज़्यादा आएगा। अगर हम बात करें इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में और क्रेन में। आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है वहाँ पे
क्या होता है, क्रेन के माध्यम से जैसे कोई एक सामान है उसको यहाँ से उठाकर कहीं रखना होता है, तो क्रेन में क्या होता है कि उसमें एक मैग्नेटिज्म होता है, उसको क्या करते हैं जैसे लाते तो इसमें उसमें तुरंत करंट का प्रवाह करने लगते हैं। उसके बाद इसको चिपकाता है, फिर उठा के ऐसे लाता है यहाँ पे, उसके बाद करंट को प्रवाह बंद कर देते हैं, फिर उसको क्या करता है छोड़ देता है। आप एक मैं सजेशन दूंगा, यूट्यूब में आप एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्या होता था, मैंने देखा है हालांकि उसको, उसमें ऐसा कुछ यूँ टाइप का बना रहता था। तो जैसे इधर जैसे मान लीजिए कोई लोहा वगैरह की चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें क्या करना है, उठाना होता है, तो इसके अंदर करंट प्रवाहित करते थे ना, तो तुरंत जितनी भी लोहे की चीज़ें होती थी ये सभी क्या होती थी, इसमें चिपक जाती थी। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको साइड में यहाँ रख लाते थे ना, तो विद्युत का प्रवाह बंद कर देते थे, तो जितनी भी चीज़ें इसमें चिपकी रहती थी सभी वो क्या होती थी, नीचे की ओर गिर जाती थी। तो ये आप वीडियो यूट्यूब में आप टाइप करके देख लीजिएगा कि क्रेन विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेन में, तो आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें आप देख के इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सकते, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आइए हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। इसका कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें कोई धारावाही चालक तार रख दें, अर्थात ऐसा तार जिसके अंदर क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें उस बल की दिशा ज्ञात करना हो, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा है तो उसमें जो बल लगेगा, उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दो नियम का बेसिकली यूज करते हैं। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है कि इसमें 3 अंगुलियां होती हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका। इन तीनों को इस प्रकार रखते हैं कि इनके बीच 90 डिग्री का कोण बने, और यहाँ पर जो ये तर्जनी होती है, ये वाली अंगुली, ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो मध्यिका होती है ये तार में धारा की दिशा बताएगी, और जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को बताएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कितनी अंगुलियों का उपयोग होता है, तो बेसिकली इसमें 3 अंगुलियों का उपयोग होता है। उनका नाम अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका। ध्यान देना, इन तीनों के बीच 90 डिग्री कोण होता है। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि तर्जनी क्या दिखाती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यिका धारा की दिशा तार में, और अंगूठा जो है वो तार में बल की दिशा को बताता है। ठीक उसी तरह दाएं हाथ के अंगूठे का हथेली का नियम होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों और अंगूठों को इस प्रकार रखते हैं कि इनके बीच 90 डिग्री कोण बने। यहाँ पे अंगुलियाँ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, अंगूठा तार में धारा की दिशा बताएगा, और इस जो हथेली इससे लंबवत गुजरने वाली लाइन, यानी इससे सीधा गुजरने वाली लाइन जो है वो तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे लास्ट में विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर की परिभाषा ये है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति है, तो आपका मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बहुत सी चीज़ें रहेंगी, तो ध्यान देना है। देखिए, हालांकि जनरेटर आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इससे समझाएंगे, बस अभी मोटर को समझिए। मोटर का काम होता है ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ये ध्यान देना है। अगर बात करें विद्युत मोटर का उपयोग क्या कहाँ पे होता है, तो हालांकि जितनी भी रोटेटिंग चीज़ें होती हैं सभी जगह मोटर का यूज होता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे आदि में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है, जो विद्युत मोटर होता है वो किस दिशा में गति करती है, तो ध्यान देना, विद्युत मोटर जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करती है, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में ये क्या करती है, गति करती है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग उसमें जनरेटर वगैरह के बारे में समझेंगे, जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ एसी बिजली, डीसी बिजली क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सारा कुछ उस वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।